हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोगों से। उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे और सभी लोग अच्छे से घर पे रह रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम वीडियो जो करने जा रहे हैं, जो लेक्चर करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10 फिजिक्स का है और ये टॉपिक जो है पहले ही चैप्टर में NCERT में दे रखा है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत होगा, साउंड का प्रॉब्लम होगा। साउंड में धक 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 कैसी करके कोई आवाज़ आ रही होगी। वो बगल में जनरेटर चल रहा है तो थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि फिर भी मेरी अगर आवाज़ साफ आ रही हो तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस पार्ट के जो नाम है इस चैप्टर का, प्रकाश का अपवर्तन, इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम अपवर्तन क्यों होता है ये जानेंगे। अपवर्तन के कारण क्यों होता है ये, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसके बाद अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे और फिर अपवर्तन के नियम के बाद जो है अपवर्तनांक क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक के बाद जो है हम जानेंगे प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है। इसके बाद हम जानेंगे कि मृगमरीचिका क्या होती है या रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है। और थोड़ा सा अंत में जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो हम थोड़ा सा जानेंगे लेंस के बारे में और लेंस के द्वारा अपवर्तन के बारे में। तो ये हमारे आज के की पॉइंट्स रहेंगे बच्चों। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9506514448 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपके प्रॉब्लम्स की सलूशन कर दी जाएगी। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा और मैं ऐसे जगह वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे एक पत्ता भी आज हिल नहीं रहा, यहाँ पे अभी फ़ैन भी नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ दिनों के लिए, गर्मी भी बढ़ गई है, तो फिर भी हम लोग जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आज मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिनों से कोई नया वीडियो नहीं आया था। बच्चे पढ़ाई नहीं, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके कंप्लेन कर रहे थे, सर कोई नया आगे का पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए रेस करें इसे। लिख भी नहीं रहा सही से। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपवर्तन को जानने से पहले हम दो चीजें जानते हैं। सघन माध्यम और दूसरा जानते हैं विरल माध्यम। बिना इस चीज को समझे आप ये नहीं समझ सकते कि अपवर्तन होता क्यों है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है बच्चों,
चलिए, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। नाम से स्पष्ट है सघन यानी घना, और विरल, तो विरल का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, बता दो। विरल का मतलब होता है दूर दूर, बिछिन्न, इधर उधर। तो सघन का मतलब घना। तो वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास, बहुत पास पास होते हैं, जैसे वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जैसे हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, बहुत कठोर पदार्थ है, कार्बन के कण बहुत पास पास होते हैं। माध्यम अगर हम पारदर्शी ही लेंगे, कांच, ठीक है, जल, ये सब कैसे माध्यम है, सघन माध्यम, जिसमें सबसे ज्यादा ये सघन होता है, इससे कम ये सघन होता है, इससे कम ये सघन। अभी हम इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं, आप लोगों को समझ आएगा, कारण ठीक समझ में आएगा। विरल माध्यम कौन होता है, तो वह माध्यम जिसके कण दूर दूर हो, जैसे सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं निर्वात की। निर्वात में कोई कण होता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वायु की, वायु में भी बहुत कण होता है, लेकिन क्या होता है, दूर दूर होता है। तो ये दोनों माध्यम कैसे हैं, विरल माध्यम। ये माध्यम कैसे हैं सब, सघन माध्यम। थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ठोस द्रव गैस को, तो ठोसों में कण क्या होते हैं, दूर दूर, सॉरी, ठोसों में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और अगर कोई हम द्रव लेते हैं, तो द्रव में कण क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। अगर हम गैस लेते हैं, तो इसमें कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये बताइए कि अगर कोई बहुत बारीक सी पतली सी किरण या कोई चीज निकालनी हो, तो सबसे आसानी से किस रास्ते से निकलेगी, तो सबसे आसानी से इस रास्ते निकलेगी, क्योंकि कोई कण नहीं। उससे कठिनाई इसमें होगी, और सबसे ज्यादा कठिनाई इसमें होगी, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, और एग्जाम्पल जो आप लोगों ने जीवन में काफी बार देखा है, उस एग्जाम्पल को लेते हैं। पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा। समझिए, एक ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक है, और ट्रेन पूरी तरह से खाली हो, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो सकता है आपके माता पिता हो, एक दो लोग हों, ठीक है, पूरे एक डब्बे में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इधर से गैलरी में से ट्रेन के इस तरफ से उस तरफ तक क्या कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ कल्पना करिए कि अगर एक ट्रेन हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोग ठसाठस भरे हुए हों, खूब गर्मी हो रही हो, लोग लटके हुए हों पकड़ पकड़ के। तो ये बताओ बच्चों कि उस ट्रेन में आपको जब जाना हो, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लोगों को ऐसे चीरना, धक्का देना पड़ता है, तब तो आप पहुँच पाते हैं। टॉयलेट जाते वक्त अक्सर देखा होगा ऐसा होता है, टॉयलेट जाते वक्त लोग क्या करते हैं, टॉयलेट जाते वक्त ऐसे इधर से धक्का देते हैं, कोई किसी के ऊपर चढ़ के आता है। कभी लोकल ट्रेन में सफ़र तो करिए, जनरल डब्बे में, पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जब भीड़ ज़्यादा होती है तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बस वही चीज़ बच्चों होता है प्रकाश के अपवर्तन में। जिस माध्यम में भीड़ ज़्यादा होती है अर्थात कण ज़्यादा होते हैं, तो प्रकाश की किरणों को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा मुड़ना पड़ता है, इधर उधर घूम जाती है, ठीक है। उसकी चाल क्या होती है, स्लो हो जाती है। खाली डब्बे में बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, लेकिन भरे हुए डब्बे में नहीं दौड़ पाएंगे। तो यही बात है, इसमें क्या होता है, उसमें धीरे प्रकाश की चाल जो है
सघन माध्यम में स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है और उसका रास्ता क्या होता है, मुड़ जाता है। लेकिन विरल माध्यम में ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम तो हो गया। अब हम बात करते हैं अपवर्तन की, कि अपवर्तन कहते किसको हैं, या फिर आप लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो बच्चों बताया जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में परिभाषा लिखवाई जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो लिख जाइए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा आपको बताई जाती है प्रकाश के अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन एक्चुअली क्यों होता है, रीजन क्या है इसका। तो प्रकाश का अपवर्तन बच्चों इसलिए होता है क्योंकि माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, वायु में कुछ और चाल होगी, जल में कुछ और होगी, ठीक है, ऐसे ही कांच में कुछ और होगी, हीरे में कुछ और होगी। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा होती है उसमें अपवर्तन उतना ही कम होता है, वो अपने मार्ग से ज़्यादा मुड़ता नहीं है। और जिसमें माध्यम में प्रकाश की चाल स्लो होती है उसमें क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कंसेप्ट बताया था सघन माध्यम और विरल माध्यम का। ठीक है, तो हम उसके आधार पर भी एक परिभाषा अपने मन से बना सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अभी बताएंगे कब किधर जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, मिटा दें, चलिए मिटा दें। अब बच्चों ये तो बात समझ में आ गई कि अपवर्तन कहते किसको, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है और इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन।
चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब हम थोड़ा सा समझते हैं। मैंने बोला था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये बताएंगे। इसके बाद अगला हमारा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, या यहाँ लिख दें सीधे सीधे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसके लिए भी हम एक चित्र बनाएंगे। वैसे परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन के कितने नियम पढ़े थे? 2 नियम पढ़े थे। वैसे अपवर्तन के भी बच्चों कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या क्या नियम है। तो हम माध्यम बना लेते हैं यहाँ पे। ये माध्यम मान लीजिए हमारे पास है वायु, ये जो माध्यम है ये हमारा है कांच, और ये माध्यम हमारा है वायु। यानी एक कांच की पट्टी रखी हुई है बीच में, ठीक है, और ऊपर नीचे इसकी वायु। ये कांच है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा सघन दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि ये लगे यहाँ ये सघन माध्यम। ऐसे डॉटेड न दिखा के, ठीक है बच्चों। इसमें भी एक आपतन बिंदु होता है, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश की किरण आके पतित होती है अर्थात गिरती है, उससे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ही तल के लंबवत कौन सा तल होता है? एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब, नॉर्मल होता है, ठीक है। इसे हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। ये सारी चीजें तो नहीं बतानी पड़ेंगी, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सब नहीं बतानी पड़ेंगी। अब और प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है, ये अभिलंब हम ऊपर की तरफ इनर खींचने से नीचे की तरफ भी खींच लेते हैं, ठीक है। सीधा है, हाँ थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण यहाँ से वायु से चल के इस कांच के पहले तल पे पड़ती है, ठीक है, बहुत यहाँ पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है, आपतित किरण, ठीक है, तो होता क्या है? तो बच्चों 2 चीजें याद रखो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, इसमें विरल कौन होगा और कौन सघन होगा? तो कांच क्या होगा? सघन माध्यम होगा। वायु कैसा होगा? विरल होगा। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब कौन है हमारा? यही है ना। तो इधर ये क्या होगी? हल्की सी झुक जाएगी। जानी किधर चाहिए थी बच्चों? जा तो ये सीधे रही थी, कह रही थी नहीं हम सीधे जाएंगे, ऐसे जा रही थी, लेकिन यहाँ से चली थी तो ये किधर जा रही थी? एकदम सीधे जा रही थी ना, ऐसे गमन करते हुए ये क्या हो रही थी? सीधे जा रही थी आपतन बिंदु के रास्ते। लेकिन हुआ क्या कि इस माध्यम ने, यहाँ पे विरल माध्यम था, यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा तेज थी। अब क्या हुआ? सघन माध्यम में जो ही प्रवेश किया, माध्यम के कण पास पास आए, इसको जाने में तकलीफ हुई। अब थोड़ा सा मुड़ गया, और मुड़ के कैसे निकल गया बच्चों? तो यहाँ से ऐसे निकल, ठीक है, यहाँ से टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। ये ऐसे चल गया, ठीक है। अब यह वाला कोण आप जानते हैं, आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते थे? आई से। वहां परावर्तन कोण होता था, लेकिन यहाँ पे कौन सा कोण होता है बच्चों? तो यहाँ पे होता है अपवर्तन कोण, और यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं आग से ही, ठीक है।
तो ये हो गया इसका डायग्राम। अब इसी किरण को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो इधर से मुड़ के आई है, इस मुड़ी हुई किरण को हम आगे बढ़ाते हैं। भाई आगे बढ़ाते क्या है, तो खुद ही बढ़ेगी, कांच है तो कांच में तो गमन करेगा। तो ऐसे आगे आया और इस बिंदु पे पड़ा। अब जहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु पर हम मान लेते हैं क्या, आपतन बिंदु। बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अब इस आपतन बिंदु पर भी एक अभिलंब हम मान लेंगे, यहाँ पर भी एक अभिलंब मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम n मान चुके हैं तो यहाँ पे हम कुछ और भी मान सकते हैं, चाहे n ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी एक आपतन बिंदु हो गया और एक अभिलंब बन गया, हमने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब यह किरण जो यहाँ से यहाँ आई थी, ये क्या होगी बच्चों, तो एक चीज याद रखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अर्थात जानी किधर चाहिए थी, ये जा तो ऐसे रही थी लेकिन जाएगी किधर से, ऐसे। अब अभिलंब से बनने वाला कोण कितना होगा इसका, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। ये वाला कोण यहाँ पे, अगर इसको हम I1 मान लें, ये R1 मान लें, ये I2, तो ये कितना होगा बच्चों, R2। बात समझ आई, कुछ समझ आ रहा है फिगर में, कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, और जब सघन से विरल में गया, जब विरल माध्यम से सघन में आया तो अभिलंब की ओर झुक गया, और जब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर भाग गया। यही नियम है अपवर्तन का, ठीक है। अब इसी नियम को हम लिख लेते हैं कैसे। तो पहला नियम कहता है, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का भी पहला नियम है। कहता है आपतित किरण, वहां पे परावर्तित किरण था, यहाँ अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम बच्चों कहता है, पहला नियम क्या है, वही प्रकाश के परावर्तन जैसा ही, आपतित किरण ये वाली, अपवर्तित किरण ये वाली, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, कागज के तल में स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह किरण ऐसे आई है तो जाने वाली किरण ऐसे जाए ना, इधर से आई है तो इधर ही जाएगी, ठीक है। अर्थात एक तल में ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि किरण ऐसे आए और इधर भाग जाए, ऐसे आए अंदर भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 2D फिगर ही होगा, 3D कभी वह दर्शाएगा नहीं, ठीक ना। दूसरा नियम कहता है बच्चों कि आपतन कोण की ज्या माने त्रिकोणमिति में साइन बोलते हैं, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात नियतांक होता है जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यह अपवर्तनांक किसके बराबर होता है बच्चों, तो यह जो अपवर्तनांक होता है यह साइन आई, अर्थात आपतन कोण आई है ना, तो आपतन कोण आई के ज्या और
अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात के बराबर होता है अपवर्तनांक या नियतांक। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले की बात बताते हैं। ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने सीख लिया कि अपवर्तन क्या होता है और क्यों होता है। तो अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल जिस माध्यम में जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं मुड़ेगी। जिस माध्यम में जो है दूसरे माध्यम में गई, प्रकाश की चाल क्या हो गई? कम हो गई, प्रकाश की किरण मुड़ गई, और मुड़ने के कारण ही अपवर्तन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। तो बच्चों, अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, ठीक है, यानी प्रकाश की चाल जितनी ज्यादा, एक मिनट, ये उल्टा होता है। अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी चाल जितनी ज्यादा, अपवर्तनांक उतना कम। ठीक है, यानी प्रकाश जितना ज्यादा मुड़ेगा उतना ही उसका अपवर्तनांक होगा। जितना ज्यादा प्रकाश मुड़ेगा अपवर्तनांक उतना ज्यादा होगा। अर्थात अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो इसलिए अगर बात की जाए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका बताना है? इसका। किसके सापेक्ष? इसके। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे इतने दूर में पानी भरा है, ठीक है, यहाँ जल है, ये कांच है, और इसके ऊपर ये जो है हिस्सा वो वायु का हिस्सा है। अब यहाँ से कोई प्रकाश चली, इसमें गई, फिर इसमें गई, तो अगर हम बात करें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG का, ठीक है, तो अपवर्तनांकों का हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अब जितना जितना अपवर्तनांक दिया रहेगा उतना उतना मान रखेंगे, बटे करेंगे, और उसको भाग देके हम उसका मान निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल इस पर है आप लोगों का, एक दो न्यूमेरिकल है, ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा नहीं जाता। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में जब लेंस पढ़ाएंगे उसके पहले न्यूमेरिकल खत्म करा देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपका बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो ये बन गया इसका फार्मूला प्रकाश की चाल। अब हम बात करेंगे बच्चों रेगिस्तान की मरीचिका, जो हमने बोला था कि रेगिस्तान की मरीचिका या मृग मरीचिका क्या होती है। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी रहेगा। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे अच्छे से, कुछ और उदाहरण भी समझेंगे। रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है, इसे हम मृग मरीचिका भी कहते हैं। मरीचिका मतलब काली मिर्च नहीं है, ठीक है, मरीचिका का मतलब होता है भ्रम, धोखा।
ठीक है, मरीचिका मतलब धोखा। तो ये हो जाता है कभी कभी, आप लोगों को भी होता होगा। आप सड़क पर जाते हैं जब वाहनों से, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में देखते होंगे काफ़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर ऐसा लगता है मानो सड़क पे पानी गिरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि ऊपर से जो पेड़ वगैरह है उसका प्रतिबिंब हमको नीचे दिख रहा है पानी में, और सड़क पे पानी गिरा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है आगे बारिश हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं बच्चों। जब ही आप आगे जाएंगे वो प्रतिबिंब आगे और बनने लगेगा, यानी दूसरे पेड़ का प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लगेगा, अर्थात वो जैसा लगेगा कि पानी आगे चला गया, यहाँ नहीं था और आगे है, फिर आगे जाएंगे वहाँ भी नहीं मिलेगा और आगे मिलेगा, ये होता है भ्रम। ऐसे ही रेगिस्तान में हिरणों को भी हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मृगमरीचिका। कैसे होता है ये धोखा? ये धोखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। चूँकि क्रांतिक कोण का कंसेप्ट आपके चैप्टर में नहीं है, वो निकल चुका है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रकाश के जो आपतन कोण का मान होता है, अगर उसको हम बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण का अगर हम मान बढ़ाते जा रहे हैं तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित कोण के बाद ऐसी स्थिति आती है कि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती ही नहीं, पहले ही माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। कैसे होता है यह घटना देखिए। मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, किस चीज़ का पेड़ है बच्चों? ताड़ का। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में किस चीज़ के पेड़ पाए जाते हैं? ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं, तरकुल के या खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम ताड़ का पेड़ या जो भी खजूर वगैरह कहते हैं, ये पेड़ है। हुआ क्या कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, स्माइल कर रहा है। अब क्यों स्माइल कर रहा है, अभी ये भी हम बता देंगे कि क्यों स्माइल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी है, क्या है, अब बड़ा मुस्कुरा रहा है ऐसे हाथ के, अरे वाह, क्या हुआ? तो देखिए क्या हुआ। हुआ क्या कि जो गर्मी का मौसम है, यहाँ पे सूर्य देव एकदम सिर पे चढ़े पड़े, ठीक है, और सूर्य देव जो हैं वो गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाए हुए, ठीक है, सूर्यदेव जो है गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाए हुए हैं। एक आदमी है, धूप तो बेचारे को लग रहा है, इसको पसीना टपक रहा है यहाँ से, ठीक, पसीने से तरबतर है लड़का, ये आदमी। सूर्यदेव बहुत तेज धूप किए हुए हैं, यहाँ पूरा ही पूरा क्या है, चारों तरफ रेगिस्तान। मैं फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाए, एक्चुअली शॉर्ट करते हैं जल्दी से इसको। तो होता क्या है कि जब गर्मी बढ़ती है ना बच्चों, तो एक गुण होता है कि गर्मी बढ़ने के कारण जो ज़मीनी स्तर का, जो नीचे का हवा होता है, वो गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। वो गर्म होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर। अब ऊपर वायु पहले से था, नीचे से भी गर्म होकर हवा कहाँ चलाया? ऊपर चलाया। तो ऊपर का माध्यम कैसा हो जाता है बच्चों? ऊपर का जो माध्यम है, ये इस पेड़ के ऊपर का माध्यम, ठीक है, ये इतने ऊपर का माध्यम जो हो जाता है वो हो जाता है सघन। क्यों सघन हो जाता है? सघन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नीचे की वायु थी गर्म होकर कहाँ चली आई? ऊपर। अब होता क्या है कि यहाँ से जो किरण चलती है, यहाँ से पेड़ के सिर से, वो ऐसे आई, लेकिन इस माध्यम, चूंकि ये माध्यम कैसा है? सघन है ना, तो सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में जब इस आपतन कोण का मान, यहाँ पे मान लीजिए आपतित हुआ, तो इस आपतन कोण का मान ज्यों ही क्रांतिक कोण, निश्चित कोण से ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो संपूर्ण किरण है ना, ये संपूर्ण किरण दूसरे माध्यम में जाती ही नहीं, अर्थात नीचे जाएगी ही नहीं। ये किरण कहाँ जाती है? सीधे इस आदमी की आँखों में जाती है। यहाँ से इस आदमी की कहाँ चली जाती है? आँखों में चली जाती है। अब इस व्यक्ति को यह जो पेड़ के ऊपर का ये जो पत्ता वगैरह है, वो कहाँ दिखाई देगा? नीचे। इसको लगेगा कि पेड़ की पत्ती जो है ना, वो पेड़ की पत्ती कैसी है? यहाँ ऐसे ये पेड़ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको कुछ आदमी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको ये किरण कैसी दिखाई? इसकी आंखों में किरण जाती है
यहाँ से मुड़ के चली जाती है। अब इस व्यक्ति को, इस बंदे को लगता है ना कि ये जो किरण है वो नीचे कहीं से आ रही है, अर्थात कुछ इस प्रकार से। यहाँ इसको किरण दिखाई देगी, अर्थात जो ये किरण ऊपर से आ रही है, इसकी आंखों में पहुंच रही है, वो इसको नीचे से लगते हुए जाती है। अब नीचे से लगते हुए जाती है तो इसको लगता है नीचे क्या है, पानी है, पानी भरा हुआ है, तभी ना उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है भाई। उल्टा प्रतिबिंब इसका क्यों दिखाई देगा, क्योंकि नीचे पानी है, ऐसा ही कल्पना करेगा। तो ये बंदा इसकी तरफ दौड़ते दौड़ते भागता है कि चलेंगे, प्यास बुझा लेंगे, रेगिस्तान में धूप लगी, लेकिन पता चलता है वहाँ तो पानी है ही नहीं। फिर दूसरा पेड़ दिखता है दूर में, वहाँ उसको ऐसा दिखता है कि चलो आगे मिल जाए। तो रेगिस्तान में होता क्या है बच्चों, कि हिरन जो कभी कभी रास्ता भटक जाती है और रेगिस्तान में चली जाती है, तो ऐसे ही वो पेड़ों को देखती रहती है और आगे चलती चली जाती है, और इस प्रकार से अंत में जाके वो मर भी जाती है। इस धोखे के चक्कर में, इस मरीचिका के चक्कर में वो मर भी जाती है। ठीक है ना, क्यों मर जाती है, प्यास से मर जाती है, धूप होती है, रेगिस्तान में दौड़ती रहती, पानी नहीं मिलता। तो ये एक वास्तविक घटना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब संपूर्ण प्रकाश एक ही माध्यम में लौट जाता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करता। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी आधार पर हीरे का चमकना, हीरे का चमकना यह भी घटना है। अगर आप क्या करें, एक कांच, एक पानी में थोड़े से हम एक कार्बन की गोली का मतलब एक कृष्णिका, अर्थात जो काजल बनता है, आप देखते होंगे दिवाली में बनता है दिए में काजल, वो कैसा होता है, एकदम काले रंग का होता है। ठीक है, राख होता है एक्चुअली। अगर वो राख हम क्या करें, इस पानी में डुबोएं, तो इस काली के ऊपर, ठीक है, इस कार्बन के कण के ऊपर ये पतला सा लेयर बन जाता है और इसमें वायु भरी रहती है। इसमें क्या भरी रहती है, हवा। अब ये हवा भरी रहती है तो बाहर पानी है, यहाँ हवा भरी है, बीच में काला है, तो जो प्रकाश की किरण आती है ना, वो इस हवा के ऊपर से ही टकरा के हमारी आंखों में चली जाती है, इस काली से टकराने नहीं पाती। तो काले रंग की गोली हमको कैसी दिखाई देती है, चांदी के जैसे चमकती हुई दिखाई देती है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप काजल बनाइए दीपक में और उसके बाद से उसमें पानी भर दीजिए, देखिए वो चमकने लगेगा। एक और चीज बता दें, आपने अरबी के पत्ते देखे होंगे, जिसको हम लोग भोजपुरी में अरुई भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे उसके पत्ते पर से, जो इस पान के आकार का, हार्ट के आकार की पत्तियां होती हैं ऐसे, ठीक है, तो इस पत्तों पर जो बूंद पानी की होती है तो वो छलकती रहती है और इस पत्ती में स्पर्श नहीं करती, और जहाँ बूंद होती है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है ना, तली, वो तली भी चमकता हुआ दिखाई देता है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि उस बूंद के नीचे बच्चों छोटे छोटे पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और बूंद इन्हीं के ऊपर टिकी रहती है, और इन कणों के बीच में जो ये पत्ता है, इस बूंद के और इस पत्ते के बीच में ये वायु का एक परत बना लेते हैं, जिसके कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे रीजन होते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित। फिर एक और घटना होती है पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण। आप क्या कर सकते हैं अपवर्तन के कारण, ये घटना, ये सारी घटनाएं अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। आप एक गिलास में कलम डुबाएं, एकदम सीधा डुबाएं, और देखें तो थोड़ा सा कलम क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण है। ये हमारी आंखों का भ्रम है, मुड़ता थोड़ा, पेंसिल टूट थोड़े जाता है, वो हमारी आंखों का भ्रम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी है, ठीक है, पानी के नीचे हमने यहाँ पे एक सिक्का रख दिया और ऊपर से हम देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण तो इस यहाँ से मान लीजिए चली, ठीक है, तो जानी किधर चाहिए थी, सीधे यहाँ, लेकिन जाएगी कहाँ, तो ये क्या होगी, इस अभिलंब से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है ना, तो सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, तो ये इधर भाग जाएगी। ये किधर भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। अब जब ये थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी तो हमको क्या लगेगा कि ये सिक्के के इस बिंदु से नहीं आ रहा है किरण, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से,
अर्थात वो सिक्का हमको थोड़ा सा बढ़ा हुआ या कहीं और विचलित हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि ऐसा नहीं होता, सच में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी घटनाएं हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित। तो ये सारी बातें आज हम लोगों को करनी थी। नेक्स्ट की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जान लीजिए क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है और प्रतिबिंब कैसे बनता है, उन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और इतने सारे का नोट्स आप बना लीजिएगा, और जो भी डाउट्स हो उनको व्हाट्सएप नंबर पे जैसा कि मैंने दे रखा है उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं है, उसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए।